तो मैं आज आप लोग को इस पीडी जो बुक है इसमें मॉडल सेट 22, 23 एंड 24 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है आप लोग को पार्ट 1, 2, 3, 4 यानी लगभग 9 तक वीडियो जो है बन चुका है, जिसमें सभी का प्ले लिस्ट बनाया। आप लोग जाकर उन सभी वीडियो को देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा। इसमें हम आप लोग को यहाँ पे इस पीडी जो बुक है इसमें मॉडल सेट जो है यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे 22, 23 और 24 मॉडल सेट को। इसमें जो क्वेश्चन है ये बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी जो एग्ज़ाम है, बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है ये इसमें जो है जनरल साइंस से जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के लिए हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो है बिहार एसआई हुआ या बीपीएससी हुआ, इस एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। इसलिए वीडियो को सोल्यूशन तक जरूर रखिएगा और इन सभी का पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपका ये टेलीग्राम जो चैनल है A1 डिफेंस कोचिंग या आलोक सर से है। आप लोग वहाँ से जाकर के टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए हम यहाँ पे मॉडल सेट 22-23 को कंप्लीट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम 22 को देखते हैं। इसमें सभी को हम कोशिश करेंगे आप लोग को याद करा देने का, इसलिए वीडियो को शुरू करके जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 22। क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल सेट 22 है इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो 1/4 क्या हो जाएगा, रह जाएगा। जब किसी भी वस्तु को हम उसका चाल को आधी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/4 ही रह जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि जी यानी क्वेवेटिव जी का वैल्यू जो होता है क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान जब होता है तो इस जी का मान पूछता है तो इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे है कि जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है जी, तो ये न्यूनतम होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो होता है वो विषुवत रेखा पर बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। अगला है कि जी का मान ध्रुव पर क्या होता है, यानी ध्रुव पर होता है। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम यानी महत्तम होता है जी का मान। चलिए आगे हम देखेंगे जैसे कि पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी सतह पर यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। तो जब भी लेफ्ट से बोलेगा कि लेफ्ट से पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, या ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें जी का वैल्यू क्या होगा, तो उसमें घटेगा। इसमें क्या होगा जी, तो घटेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का वैल्यू क्या होता है, तो ये कम हो जाता है। जब भी किसी पृथ्वी पर घूर्णन गति का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। यानी पृथ्वी की जब घूर्णन गति घटेगी तो ग्रेविटी जी का वैल्यू जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे है यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का वैल्यू होता है क्या होता है, 0 हो जाता है। आगे है पृथ्वी के लिए प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। देखिए इससे पहले वाला सेट में भी एक क्वेश्चन आप लोग को आया था, इसमें भी आप लोग को मिल गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे चलिए देख लेते हैं जैसे कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो सूर्य के लिए जो पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है। तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखें। जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब मतलब क्या होगा, तो वो कम हो जाएगा। जब भी किसी पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाने लगे तो उसमें वायुमंडल का दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर से ही मापा जाता है। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाएगा, तो बैरोमीटर से ही मापा जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन कि बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। जब भी बैरोमीटर के पाठ्यक्रम जब एक नीचे गिरेगा तो उसमें आंधी आने की संभावना होगी। चलिए अगला है क्वेश्चन कि बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जो है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो ये वर्षा आने की संभावना होती है। देखिए आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरल साइंस से।
जो आप लोग को जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हम आप लोग को जैसे ये एसपीडी बुक हुआ, उसके बाद लूसेंट हुआ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भी आप लोग को यहाँ पे लेकर के एक एक सेट को आप लोग कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे, जिससे आप लोग को यहाँ इस चैनल से बेहतर रूप से तैयारी होगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और चैनल से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिखा कि बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर, यानी जब भी किसी दो बर्फ़ के टुकड़े को आपस में हम दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो यहाँ पे दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जब भी किसी दो बर्फ़ के टुकड़े को जब आपस में दबाइएगा तो उसका क्या होगा? दाब जो है अधिक होने से बर्फ़ का टुकड़े का गलनांक क्या होगा? घटेगा, इसलिए वो क्या होता है? चिपक जाता है। चलिए आगे हम देखें, जैसे क्वेश्चन शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की या 10⁻³ ग्राम मीटर की होता है। ठीक है। बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? तो ये बर्फ़ का घनत्व 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसे लिखा हुआ कि द्रव का घनत्व यदि अधिक, यानी द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर द्रव का घनत्व डेंसिटी जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा तो पृष्ठ वैल्यू जो होगा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे है कि यहाँ पे द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या हो जाएगा? तो वो कम चढ़ेगा। ठीक है, वो कम चढ़ता है, यानी जब द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो कोशिका नली में कम चढ़ता है। आगे है ताप बढ़ने पर द्रव का सांद्रता क्या होता है? तो ये घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए आगे हम लोग देखें, जैसे कि सेट नंबर अगला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 23 को। यहाँ पे सेट नंबर 23 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। जब भी किसी ताप को हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस की सांद्रता क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे हम देखें क्वेश्चनों को। जैसे आंधी आने पर छप्पर पर उड़ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा क्या होता है? देखिए बीमा से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा जो होता है ml 1 पावर 2 होता है, ml -1 पावर 2 होगा। आगे है कि झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका पुर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति अगर झूला झूल रहा है, काहे उस पर खड़ा हो जाए और झूला भी झूले तो उस परिस्थिति में वो क्या होगा? उसका अपवर्तकाल जो होगा क्या होगा? मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हो कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठाया जाए तो उसका अपवर्तकाल क्या होगा? अपवर्तित ही रहेगा। आगे है वायु में ध्वनि तरंगे होती है तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। वायु में कैसी तरंग होती है जी? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। जैसे कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग जो होता है सबसे ज़्यादा इस्पात यानी ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, तब जाके गैस में होता है। ये आप लोग को याद रहता है। चलिए आगे है, यहाँ पे प्रसव तरंगों की आवृत्ति होती है तो ये जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रसव तरंग की जो है आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। अगला है कि स्पर्श प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 70 मीटर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है तो ये किस में होता है? तो गैस में होता है। आप लोग को हम बताएं कि सबसे पहले ध्वनि का वैल्यू जो होता है, मान जो होता है, ठोस में होता है सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद किस में होता है? तो गैस में होता है। तो आपको या तो अधिक पूछेगा, नहीं तो कम पूछेगा। आगे है वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो घट जाता है। यानी वायु में ध्वनि का वेग जो है अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वैल्यू भी उसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। आगे है यहाँ पे 1 किलो कैलोरी ऊष्मा
का वैल्यू कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी की ऊष्मा का वैल्यू 4.2 10⁻² जूल होता है। 4.2 × 10⁻² जूल होता है। मानव शरीर, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे हम देखें, यहाँ पे जैसे कमरे का सामान्य ताप जो होता है, टेम्परेचर कितना होता है, कमरे का टेम्परेचर आप लोग देखें यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो है 27 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन होता है, ठीक है, यहाँ विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक। आगे है यहाँ पे गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, तो गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर केजी होता है। चलिए आगे है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो होता है क्या होता है, तो यहाँ पे केल्विन तापमापी में बर्फ का जो है गलनांक जो होता है 273 केल्विन होता है। आगे है झरने में जब जल को ऊंचाई से गिराते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ताप, देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो 273 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए हम अगले सेट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेट नंबर 24 को, ये भी इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि सेट नंबर 24 में लिखा हो कि विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, विद्युत केतली में जो पानी होता है किस रीजन से वो हीट होता है, तो ये संवहन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, जैसे कि बैरोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, बैरोमीटर किस चीज़ को मापता है जी, तो ये ऊष्मा विकिरण को मापता है। अगला है यहाँ पे किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन कहता है, मतलब कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ है, जिस ताप पे कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर यहाँ पे द्रव में परिणत होता है तो क्या कहलाता है, तो ये गलनांक कहलाता है। जब भी टेम्परेचर ऊंच कर दिया जाए तो ठोस को जब ऊष्मा पा करके और द्रव में परिवर्तित होगा या भाप बढ़ के जब द्रव में बदलेगा तो वो क्या होगा, गलनांक कहलाएगा। आगे है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है, क्वथनांक, यानी क्वथनांक बोला जाएगा। आगे है यहाँ पे द्रव से वाष्प में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वाष्पन कहलाता है। द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन बोला जाता है। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन को देखा जाए, ठोस से द्रव में बदलने की अवस्था को क्या कहेंगे, तो गलन कहेंगे। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया को हम गलन कहते हैं। आगे है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। दाब अगर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो है किसी भी द्रव का क्वथनांक का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, तो ये क्यों नहीं बनती, तेज हवा वाली रात्रि में ओस जो होता है कुहासा नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। चलिए आगे हम देखें क्वेश्चनों को। लिखा हुआ कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। आगे है कि बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का वैल्यू क्या होता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। आगे है यहाँ पे वाष्प की गुप्त ऊष्मा का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे 336 यहाँ पे कैलोरी जूल होता है, ठीक है, ऐसा है। आगे है अगला क्वेश्चन 536 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य जो होता है ये एक समान टेम्परेचर बनाए रखना होता है। आगे है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है, तो यानी अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखें, जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया, तो ये जो है हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखा जाए, जैसे प्रकाश एक प्रकार की
विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये मैक्सवेल ने बताया था। आगे क्वेश्चनों को देखा जाए, किसने सर्वप्रथम दिखलाया? यह दिखलाया है कि प्रकाश तरंगे विवर्तन होती है। तो ये जो है ग्लोमाल्डी ने बतलाया था। आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आइंस्टाइन ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ तक हम लोग मॉडल सेट जो है ये आप लोग को जो है यहाँ पे इतना हम लोग कंप्लीट किए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मॉडल सेट आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये सेट 22, 23 और 24 कंप्लीट हुआ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीक़े का जो है जितने भी हम जो वीडियो इस चैनल पे है उन सभी का प्लेलिस्ट बनाए, आप सभी वीडियो को जाकर जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको बीएसएससी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। और चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पर जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल से बेहतर होकर तैयारी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।